Assalamu alaikum, all of you. Thank you so much for joining me. I'm absolutely honored and humbled कि फहम के लोग ये उनका ख्याल है कि बात की जाए इस पे बैठ के। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की जाहिर है एक 70 साल तारीख है, और उस 70 साल तारीख को अगर हम इस तौर शुरू करें कि जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने गोद लिया और इस एडेप्शन को इंडोर्समेंट मिली सीटो और सेंटो से, जो हमने इस सोच में उसमें दाखिल हुए कि जो हमारी खित्ते की हकीकतें थी, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज थी, वो एड्रेस होंगी। तो ये इस रिलेशनशिप की जो कन्वर्जेंस थी, मैं बहुत दफा ये सोचती हूँ कि शायद उसकी बुनियाद ही गलत रखी गई, क्योंकि उसके बाद जब ये रिलेशनशिप ऑपरेशनलाइज हुई इन बगदाद पैक्ट के तहत, सीटो सेंटो के तहत, तो हमारा पहला रिएक्शन ये था कि जी हमारे साथ धोखा हुआ या हमें सही तौर पर हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया। जबकि जाहिर अमेरिका का कहना ये था कि ये तो कम्युनिस्ट कंट्रीज के हवाले से था और आप पर किसी कम्युनिस्ट कंट्री ने हमला नहीं किया था। सो दिस डिस्ट्रस्ट sort of started since then. Pakistan has never been abandoned by the US. So be it wars on our borders or financial problems or floods or earthquakes, US has supported Pakistan and in some ways continues to do so. So we are an adopted child which may be neglected now and then, but is not still abandoned. However, how is the relationship perceived by us? We perceive the relationship as that of mistrust, and there is a lot of palpable anti-Americanism in Pakistan. And we see ourselves as a tactical partner. We sometimes call ourselves a utility partner. This relationship, despite the convergence, could never reach a point where we could call ourselves strategic partners of the United States. So we've swung between, the relationship has swung between most allied ally, non-NATO ally, most bombed ally, most sanctioned ally. So it's a relationship that is called a relation. We sometimes call it the odd couple of the international relations. Sometimes it is called a troubled marriage, but the divorce does not happen. Separations होती हैं, patches of separations होते हैं, divorce नहीं होती। अब इसको अगर हम larger scenario में देख लें, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, तो जब bipolarity थी दुनिया में, तो Pakistan chose to be on the US side, the Western bloc, the capitalist bloc, so to say. It was a choice. India wanted to be, उसने फैज उठाया, फिर वो non-aligned, फिर socialist हुआ, फिर non-aligned हुआ, और फिर conveniently वो capitalist bloc में आया जब दुनिया जो थी वो यूनिपोलर हुई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इंडिया ने, और हम नेचुरली इंडिया से कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रॉक्सिमिटी एंड सेवरल अदर रीजंस, और फिर मैं उसके जवाब भी दे दूंगी। 2 एग्जांपल्स मैं देती हूँ कि इंडिया ने एक वेलवेट डिवोर्स, जिसे हम कहते हैं ना मखमली तलाक, वो मखमली तलाक ली इंडिया ने रूस से, और वो मखमली तलाक ली इंडिया ने ईरान से, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर से। लेकिन इनसे अलहद मखमली तलाक थी तो रिलेशनशिप स्मूथ रही, ताल्लुकात ठीक रहे, और इंडिया ने ग्रेजुअली अपने आप को इकोनॉमिकली इतना बड़ा कर लिया कि अब मैं कहती हूँ कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में है ऑप्शंस और चॉइसेस, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इस हद तक बढ़ गए कि वी आर अ कंट्री विद नो बार्गेनिंग चिप्स। हद तक के जो बार्गेनिंग चिप हम बहुत भड़क के साथ इस्तेमाल करते थे, आर बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, आज उसके हवाले से भी सवाल है कि क्या हमारी माशी कमजोरी इस बार्गेनिंग चिप को भी इम्पोर्टेंट कर देगी, या इस बार्गेनिंग चिप को भी का वेट कम हो रहा है या खत्म हो जाएगा। इस हैविंग सेड दिस, इस रिलेशनशिप में जो एक चेंज या बदलाव आया वो राइज ऑफ चाइना था और पाकिस्तान कन्वर्जेंस विद चाइना था। और पाकिस्तान जिस वक्त
डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था, उस वक्त चाइना ने समझिए पाकिस्तान को सहारा दिया, गोद नहीं लिया। गोद आपको अभी भी अमेरिका नहीं लिया हुआ है और आप वही हैं। आपको चाइना ने सहारा दिया, आपके यहाँ चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया और चाइना के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। यूएस के साथ आपकी टेक्टिकल रिलेशनशिप है और आपकी रिलेशनशिप को बहुत धक्का पहुंचा आपके किरदार जो कि अफगानिस्तान में था, क्योंकि फिर वो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स की और पाकिस्तान की यूनिफोकल हो गई, यानी वो अफगानिस्तान की लेंस से देखी जाने लगी। जो हमारे रिलेशनशिप का एम्बिट था वो बजाय कि बढ़ता, वो एम्बिट जो था वो छोटा होने लगा। कभी हमें अफगानिस्तान की लेंस से देखा जाने लगा, कभी हमें टेररिज्म देखा जाने लगा, कभी हमें हमारी न्यूसेंस वैल्यू की लेंस से देखा जाने लगा। आज हमें इस लेंस से देखा जा रहा है कि अच्छा हम इसको चाइना के हवाले नहीं करते तो इसको कर या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के साथ हमें अपने तक रखना चाहिए। मेरे ख्याल ये जो एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ यूएस के हवाले से, जी somebody has to mute their mic. Thank you. जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है ना, इट हैज चेंज्ड टू द मिथ दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज मोर अमेरिकन मिलिट्री पावर। ये यूएस फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की सोच है कि दुनिया को उसकी मिलिट्री पावर की जरूरत है, दुनिया को उसकी हार्ट पावर की जरूरत है। और ये सोच आई जब वो यूनिपोलर पोजीशन में गया। तो आपने 3 कंसेक्यूटिव, आपने इराक वॉर ना, मतलब मैं सीरिया का और मैं लिबिया का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रही, जो मेजर इंटरवेंशंस थे मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपने इराक की बहुत तबाहकुन इंटरवेंशन या इन्वेजन देखी, जिसके हवाले से पूरी एक बात की जा सकती है। फिर अपने अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी। They were all seen as good wars with bad endings. They were American initiated good wars with very, very bad endings. And while this was all coming to an end and COVID was bringing the world to some sense, and there was this realization that you need to converge for the sake of humanity, the Ukraine-Russian crisis happened. And the world was pushed back into what I call hardcore realism. और उस हार्डकोर रियलिज्म में एक दफा फिर US has conveniently exploited the insecurities of Europe to keep Europe on its side. मतलब यूरोप की इनसिक्योरिटीज को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करता है, और फिर आज वो इनसिक्योरिटीज उसको पूरी तवानाई के साथ दोबारा मिली हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। और ये वो नया कॉन्स्ट्रक्ट है रिलेशनशिप का जो मैं और आप देख रहे हैं। इसमें जो एक नई चीज हुई है, एक जुमला में कहना चाहती हूँ, वो है शायद द रोल ऑफ मिडिल पावर्स। यानी इस वक्त दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिडिल पावर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल इवन इंडिया, जो कन्वर्जेंस में है यूएस के साथ, वेस्ट के साथ, लेकिन वो एब्सटेन करता है यूक्रेन पर, वो ऑयल लेता है ईरान से, वो रशिया को कंडेम नहीं करता यूक्रेन की वॉर पर, वो जो भी उसके ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, जो भी उसको खड़ा किया जा रहा है इस खत्ते में चाइना के बरखिलाफ। 2002 में जब लद्दाख में उसके ताल्लुकात इंतहाई खराब थे चाइना से, जो उसकी ट्रेड वॉल्यूम्स थी चाइना के साथ वो बढ़ी। तो वो जो उसने अपना ट्रेड पैराडाइम या अपना जो इकोनॉमिक पैराडाइम है वो इस तौर अलहदा रखा है अपने रियलिस्ट पैराडाइम से कि इस वक्त उसने यूके की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लिया है। तो अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आज की दुनिया है उसमें जंगें कन्वेंशनल वॉर फ्रंट्स पर नहीं लड़ी जाती। तो आप छठी लार्जली फौज है, बिस्मिल्लाह, आपके पास न्यूक्लियर पावर है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जो वॉर्स जहां आप हार रहे हैं वो है डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, इंटेलेक्चुअल फ्रंट, प्रोपेगेंडा फ्रंट। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ ये जो पोस्ट हैं, यानी हमारी जो डिप्लोमेटिक पोस्ट हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पोस्ट है बिलखुसूस, जो हमारी इकोनॉमिक पोस्ट है, और जो हमारी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वहां इट इज नॉट इवन मैन्ड। वहां उन पोस्ट पे तो हमने बंदे भी नहीं खड़े किए हुए ना जी। और इस वक्त जो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है,
it has turned Pakistan for 2 years now what I call Circustan. We have become a circus in South Asia with what we are doing to our people, with what we are doing to our economy, with what we are doing to our governance. And we probably come across as a country that is a leadership which is clueless. So Pakistan today is a country that is at war with itself. किसी और से हम जंग नहीं, हम अपने आप से जंग से नबर आजमाए, अपने आप से हालत जंग में और अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए. So we are experiencing what is called an internal implosion, where our institutions are collapsing, which will eventually turn us into a political, economic, and diplomatic basket case in the eyes of the world if a course reversal is not done. If a course reversal starts today, we need 3 to 4 years for what I call a revival strategy. Revival strategy आज apply होती है तो फिर हम दोबारा पांव पे खड़े होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जी. This is what I had to say. I'll be very happy to answer questions. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी. क्वेश्चन जो भी करना चाहे आप हैंड रेज कर सकते हैं और काइंडली क्वेश्चन अपना टू द पॉइंट रखें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं और बाकियों को भी मौका दें. जी सबसे पहले इरम, डॉक्टर इरम से क्वेश्चन है और फिर समीन और फिर मुजीब और फिर फवाद अली. जी इरम. जी डॉक्टर साहब. थैंक यू डॉक्टर साहब. मेरा सवाल ये है कि यूरोपियन कंट्रीज इनसिक्योर क्यों हैं, किस बात से इनसिक्योर हैं जो उन्हें अमेरिका से मदद लेनी पड़ती है, वो अमेरिका से ब्लैकमेल हो जाते हैं? Thank you. Largely because the Western Europe revival was an American plan. It was the Marshall Plan. And it was also NATO, North Atlantic Treaty Organization, which was a collective defense mechanism, where countries left their individual dimensions, individual choice of going to war to a collective choice. जब आप collective defense में होते हैं तो फिर आपकी dependence बढ़ जाती है. और हमेशा जो बाइपोलैरिटी थी उसमें जो कन्वर्जेंस थी वेस्टर्न यूरोप की यूएस के साथ, वो उसकी बका की अश्योरेंस थी. जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद द वॉर वाज टू क्लोज टू होम और पूरे यूरोप में ये सोच आई कि दिस इज अस. जब मैं इस बात पर बहुत सारे सवाल उठाती हूँ और मैं भी आज ये कहती हूँ कि जी आपको ये रेफ्यूजीज बुरे लगते हैं या आपको इन रेफ्यूजीज का दुख होता है, हम तो पिछले 40 साल से रेफ्यूजीज देख रहे हैं. The only difference is now this refugee is white-skinned and blue-eyed, and it is too close to home. But this has created the insecurity in Europe. The other insecurity in Europe was which US has played on is anti-China propaganda. क्योंकि China को counter करना चाहता है US, तो China का it's created what I call the China boogie. So it is the debt trap. It is the Chinese strategy to overcome countries. So they've created the communist drama. ये बातें वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत रियल हैं. जब उनके लिए रूल ऑफ लॉ, those are things that the Western world has invested for centuries now. So all of a sudden, or at least from the Second World War, so they assume that whatever Russia or the West or China stands for is a direct threat to their freedoms. और आप देखें, आप अमेरिकन फ्रेजिंग देखें, मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. 9/11 के बाद भी उनकी फ्रेजिंग क्या थी? An attack on our freedoms, right? A crusade, an attack on our lifestyles. So you are with us or against us. So they created a paradigm that we are right and you are wrong. And Europe is sucked into this paradigm. And all of a sudden, with the Russian invasion of Ukraine, this stands validated. The fact that you took the war to Russia's doorstep and you heightened Russian insecurities is an insignificant argument to the Europeans. To them, it is the revival of the Second World War paradigm. And they all need to stand together to push back. That's my understanding. I'm open to more questions, of course. Sameen? Ji, Sameen.
समीन नहीं है तो फिर मुजीब साहब। जी मीना। हेलो। Thank अच्छा, जी आवाज आ रही है जी। क्वेश्चन तो नहीं है, कमेंट है छोटा सा। काफी डिप्रेसिंग पिक्चर आपने खींची है और जो सबको पता भी होती है, लेकिन अब इसका हल क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्टेड है इसको हल करने के लिए। और वो बात ठीक है कि अगर आज शुरू करें तो अगले 50 साल में कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब ये यूरोप को भी और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को अब क्लाइमेट के मसले पड़े हुए हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी और चीज में इंटरेस्टेड होंगे। अब सर्वाइवल के सारों को ही माशाल्लाह से मसले पड़ गए हैं, जिसमें आई थिंक सारे एक ही लाइन पे आ जाएंगे। मैं जी अभी 4-5 years जनवरी में तो ने एक टर्म इस्तेमाल की, एंड दैट टर्म वाज पॉली क्राइसिस। एंड द टर्म पॉली क्राइसिस वाज, हम तो पॉली को बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हम तो बहुत जमाने से पॉलीगैमी और मोनोगैमी में फंसे हुए हैं। तो पॉली क्राइसिस इज मल्टीपल क्राइसिस. So today the world is grappling with multiple crises, and some of these crises needs collaborations, but that does not mean that confrontation is not on the table. So we see what I call a crisscross of geopolitics and geoeconomics. Moreover, COVID also told you that it is not so easy to decouple. The disrupted supply chains disrupted global economies. So I think that is the dilemma that is facing the world today, that despite the confrontations, complete decoupling for the United States from the Chinese economy is not going to happen anytime soon. And there will be defiance. And that is where the role of middle powers also come in, because middle powers of camp politics mein suck in nahi hona chahti. Middle powers like perhaps India and Singapore and Indonesia and Australia and Japan also, they want to keep their economic interest viable before they get sucked into the camp politics, realist camp politics, of where it was common or it was practiced to sacrifice economic interest or collective interest, which you refer to as climate, over larger interests. So, Pakistan, everybody is angry with Pakistan at this moment in time, but the floods in Pakistan was a wake-up call for the rest of the world. And everybody knows that the devastation, that climate devastation that happened in Pakistan, if it's not addressed, it will not remain in Pakistan. It is going to be, it can be any other country at any other time. So I think those are awakenings and those are wake-up calls. But at the same time, हम इतने फंसे हुए हैं इस realist paradigm में, maximization of power में, control syndromes में, कि ये wake-up calls जो हैं वो हमें जोड़ती तो हैं, लेकिन कहीं अपने मफादात से ऊपर बढ़कर सोचने की इजाजत नहीं देती. And that continues to be the dilemma of the world. बिल्कुल सही कह रही हैं जी. मुजीब काकड़ जी. Thank you, Dr. Saab, for being so blunt and putting things so straightforward. मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि we are still living in realism. जो एरा था कि realism जो है वो खत्म हो चुका है दुनिया से, क्योंकि World War II के बाद कि ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कोई कोल्ड वॉर होगा. तो इट मींस यूक्रेन जो क्राइसिस हुए हैं और जिस तरह का स्टांस रशिया ने लिया है, तो इसका मतलब है कि realism आज भी दुनिया में उसी तरह एग्जिस्ट करता है, और जितनी दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो आज भी realism के गिर्द घूम रही है. और जो यूएसए की पॉलिसी के बारे में आपने बात की, that was surrounding all around realism. I think so, man. If I'm wrong, you can explain. No, I'm a hardcore realist. I think we continue to live in a world that from हमारे पास first Cold War थी, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कोल्ड वॉर फ्रीज था, और अब सेकंड कोल्ड वॉर की बातें. सो द कॉन्स्ट्रक्ट इन अ फ्रीज, और जैसे ही पावर अलाइनमेंट्स हुई, हम सेकंड कोल्ड वॉर की बातें करने लगे. And what is the problem today? The problem today is a status quo superpower and a rising superpower. And
what US grapples with is the Swiss moment. You see, the question is that will US adopt acute confrontation with China, or will be comfortable with competition, if not cooperate? Sanity and logic tells us that they should move towards, at best, competition. Confrontation is not even an option in today's world. How will this play out is yet to be seen. The country that exercises strategic restraint is China. And it is not. And China continues to be of economic thrust and a peace thrust. तो पहले उन्होंने एक economic paradigm दिया था दुनिया को, और अब उन्होंने एक security paper दिया है जिससे to collaborate to move forward. So that is and that China thinking has a lot of buyers in middle powers. It is making a lot of sense to small countries. So now today the dragon rules the African continent, and the eagle is on the recede. You see, so that is I think how it is playing out. जी फवाद के बाद हुमैरा और फिर डॉक्टर शफीक चौधरी साहब। जी फवाद। मेरे दो क्वेश्चन से शॉर्ट से हैं। एक तो मैडम से कि हमारे एक साइड पे अफगानिस्तान है, बेलिजरिंग अफगानिस्तान, दूसरे साइड पे हमारा यूनाइटेड चाइना है, और फिर वो इंडिफरेंट इंडिया है, और साथ में ईरान भी 18 अरब डॉलर मांग रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम कितना रिलाई कर सकते हैं अमेरिका पे? और दूसरी बात ये कि हम वो जो कह रहे हैं कि हम रशिया से मार्च में तेल लेंगे, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका हमारी बात सुने और हमें इजाजत दें? देखिए, ये जितनी बातों चीजें की ना, ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं। चाइना हमसे नाराज है, इंडिया अब हमें सिर्फ एज अ न्यूसेंस देखता है, लेकिन कभी कभी आदतन एक दो हाथ झाड़ देता है हमारे ऊपर। द कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज अफगानिस्तान। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो अब हमारा ईस्टर्न बॉर्डर से ज्यादा खतरनाक है, और हमें नीडल इंडिया भी वेस्टर्न बॉर्डर से करता है, क्योंकि वो नीडल के लिए बहुत आसान हो गई है। वेस्टर्न बॉर्डर से हमें तंग करना, हमारी सॉफ्ट वैली को हिट करना बहुत आसान है। तो ये सारी चीजें ऑपरेशनल इश्यूज हैं। मैं कहती हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस थे, फिर ऑप्शंस और चॉइसेस आई, और अब केओस एंड कंफ्यूजन है। और वो केओस और कंफ्यूजन इज ट्रिगर्ड बाय आवर इकोनॉमिक डिमांड्स। हम स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस चाइना से चाहते हैं, लेकिन हमें समझ आ गया कि फॉर इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू वी नीड टू कंटिन्यू टू कोर्ट द वेस्टर्न पावर्स। IMF ही से हमें पैसे मिलने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक से ही हमें पैसे मिलने वाले हैं, मूडी की रेटिंग्स ही हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वायबल करनी वाली हैं। ये हमारी हार्डकोर रियलिटीज हैं। उसमें कहीं कहीं भी हम फ्लर्ट करते हैं, कभी हम इस्लामिक बैंकिंग के साथ फ्लर्ट करते हैं, कभी हम तेहरान के साथ फ्लर्ट करते हैं, कभी हम रशिया के साथ ऑयल के लिए फ्लर्ट करते हैं। बट द ट्रू सिचुएशन इज कि जो हमारी जो मैरिज है ना, मैंने जैसे आपसे कहा था ना, ट्रबल्ड है या जैसी भी है, मैरिज हमारी यूएस से ही है। ये हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं और फिर वापस आते हैं, डांट खाते हैं, बात मानते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। और इस वक्त तो हम बिल्कुल फंसे में जी, बिकॉज दिस टाइम द यूएस इज आस्किंग फॉर इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। ये आपका क्या ख्याल है कि इस दफा IMF में गए थे, ये हमें इतनी आसानी से क्यों चीजें मिल जाती थी? जियो स्ट्रेटेजिक वायबिलिटी थी ना जी, हमें उसी तरह की उनसे बातें करने की आदत थी। सब कुछ हाँ कहेंगे, फिर कुछ नहीं मानेंगे। वरना कोई कंट्री एक दफा जाती है किसी प्रोग्राम में, अब के दे आर सेइंग कि यू गेट इट इफ यू बिहेव योरसेल्फ। You used to get it for your utility to the West. This time you're going to get it if you deserve it and you put your house in order. और seriously मैं आपको एक बात बताऊं, आप के पास कोई चैरिटी भी लेने आए ना, और आपको पता हो कि इसने लंदन में मकान बनाया हुआ है, तो फिर आप चैरिटी नहीं देंगे, आप कहेंगे तुम पर ज़कात खैरात लगती नहीं।
तो लोग हमारे जब लीडरशिप का लाइफस्टाइल देखते हैं ना तो कहते हैं तुम पे ज़कात खरात लगती नहीं, और लोग हमारे पिसते हैं सो पिस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब वो एक किताब आई थी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। जी जी जी, वो किताब को तो हमने इसका बहुत मतलब है आप ये कह रही हैं कि नो एग्जिट फ्रॉम यूएसए? ये यूएस के जो जिन साहब ने ये किताब लिखी थी, आई मेट हिम, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, and he was very hard hitting about Pakistan US relationship. He categorically कि आप जो एक तो एक हम इस खुशफहमी में भी मुब्तला है कि हमारे बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। तो शायद मतलब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से ये बात सुनती हूँ कि देखा पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अमेरिका बहुत सारे डिफरेंट खेल खेलता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ड्रोन से भी मारता है, लेकिन कभी कभी वो आपको इकोनॉमिक आर्सेनल से भी मारता है। पर इस वक्त तो हमें इकोनॉमिक आर्सेनल से मार रहा है, ठीक है ना जी। और हमने अपने आप को इतना ज्यादा समझिए फंसा लिया इस सिचुएशन में कि हमारे पास, मैं आपको बिल्कुल कहती हूँ कि इसाफदार साहब की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आदत थी उस IMF की जो इनकी अपनी जरूरत की वजह से इनकी आसानी कर दिया करते थे। आज जब नेगोशिएशंस में गए तो ये भूल गए कि अब उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी जरूरत। जाहिर है यू आर बार्गेनिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट वीकनेस and you are being treated like any other country who's asking for an economic bailout. So they say, और macroeconomic reforms नहीं हुई हैं भाई, आप किसी से तो बात कीजिए। आप आज एक प्लॉट खरीदिए, 3 साल बाद बेच दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, और उस पर भी नहीं देंगे। आप एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सकते। आप अपने आप मुल्क के, आप शुगर को, आपके यहाँ वीट की शॉर्टेज है लेकिन ग्रो शुगर होती है क्योंकि शुगर माफिया है। The huge our leadership has failed. Pakistan's is a textbook case of governance failure. Ishrat Hussain किताब थी ना, Governing the Ungovernable. It is a complete breakdown right now. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे breakdown. डॉक्टर साहब सवाल और भी बहुत से हैं तो क्वेश्चन लेते हैं। हुमैरा करीम आप और फिर डॉक्टर शफीक जी। हुमैरा। Thank you, Dr. Saiba. First of all, thank you so much for such fruitful talk. और unfortunately इन बातों को deny नहीं किया जा सकता। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन कह ले, वो ये है कि जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और दूसरा, आपने हाउस इन ऑर्डर की बात की है, तो जो हमारे ISI के लिए या आर्मी के लिए, उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग CIA से ली थी। CIA जो दूसरे मुल्कों में काम करता है वो हम अपने मुल्क में काम कर रहे होते हैं। जो नोटोरियस और क्रिमिनल कुछ एलिमेंट्स है या लोग हैं, उनको पैट्रनाइज करना और फिर उसके बाद वो जाइंट्स बन जाते हैं और फिर हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं उनकी जिंदगी हराम करते हैं। लाइक एक मुल्क के अंदर लश्कर्स का क्या तुक बनता है, लोगों की पर्सनल आर्मीज का क्या तुक बनता है। और अब वो, मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या ख्याल है कि ये अब रिवर्सेबल नहीं हो सकता? जो एक माइंडसेट बन गया है और जो इन सब चीजों की आदत हो गई है लोगों को, अब हमने उसको भुगतना ही है। ये मैं, चूंकि मैं बलूचिस्तान को भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ और जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूँ, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिन्होंने आम लोगों को, आप कह सकते हो कि मैस किलिंग्स की हैं, और वो इनके हेलीकॉप्टर्स भी यूज करते थे। और मतलब शुरू से इनके पास भी पावर रही है, या जो भी पॉलिटिशियन ऐसे आए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस भी थे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे कभी भी किसी ने काम नहीं किया। तो वो एक ऐसी मॉब लगता है अभी हम लोग, जो बस बहुत खतरनाक किस्म की मॉब है। ये है मेरा। थैंक यू। मेरा दिल चाहता है कि जो कुछ आपने कहा है ऐसा ना हो, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि ये इट्स अ रियलिटी स्टेयरिंग अस इन द फेस। तो मुझे ये बहुत दफा लगता है कि मैं और आप कब तक सिर्फ ऐसे मुकालमे करेंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल गिरवी तो हो गया, अब तबाह होता देखेंगे।
I think it's time that an average citizen, the middle class, stands up to react to this. I see that as an only, for example, मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत अरसे से एडमिनिस्ट्रेटिव रट में पढ़ गई, साल भर से नहीं पढ़ाया, तो वो दुख होता है क्लासरूम का कि क्लासरूम में नहीं जाती हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में जाती थी, दैट वाज द ओनली टाइम जो मुझे लगता था कि इस मुल्क में उम्मीद है। But I think the only hope that we have is our youth and a younger leadership. I'm sorry to say that. ये जो 70+ फंसी हुई लीडरशिप है ना कॉलोनियल माइंडसेट की, शायद इससे पाकिस्तान को निजात चाहिए। We need a younger leadership, fresh blood. और जहां तक आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी जबरदस्त वेकअप कॉल है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, मेरा ख्याल है कब का मार्शल लॉ लग चुका होता अगर ये 70 या 80 या 90 का पाकिस्तान होता। ये 2021 का 21वीं सदी का। तो मसला सबसे बड़ा ये है that we don't know where the actually हम बहुत बुरा समझते थे मार्शल लॉज को भी, हम बहुत बुरा समझते थे नजरिया ज़रूरत को भी। मैंने भी उसके बारे में लिखा, आपने पढ़ा होगा और लोग किसी ने भी लिखा होगा। हम अपनी जुडिशरी को ब्लेम भी करते थे, but you know what happened was that the buck used to stop somewhere. Now the buck is not stopping anywhere. ना गेट 4 पर, ना पार्लियामेंट में, ना जुडिशरी में। ये तमाशा रुक ही नहीं रहा। मेरी तो गुजारिश ये है, आप मुझे एंटी डेमोक्रेसी कह लें, बट दिस ड्रामा नीड्स टू स्टॉप बिकॉज ये जमहूरियत तो नहीं है। ये जो जमहूरियत के रखवाले इस वक्त हमें और आपको नजर आते हैं टीवी पे रोजाना, इस फरानवानी से झूठ बोलते हुए कि मैं हैरान होती हूँ कि रात को सोते कैसे हैं। मतलब इस फरावानी से हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं, फिर एक वीडियो लीक आती है, फिर झूठ बोलते हैं, फिर आधा सच बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू स्नैच अवे दिस लीडरशिप एंड गिव इट टू यंगर पीपल। वी हैव सम वेरी गुड यंग पीपल, और ये यंग लोग से भाग जा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको यंग पॉपुलेशन की जरूरत है, वो हमारे बेहतरीन बच्चों को यहाँ से चुन चुन कर बुला रही है और ले जा रही है। 6-6 महीने में, 7-7 महीने में इमिग्रेशंस आ रही हैं और बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं। क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास वो बच्चे रह जाएंगे जो गाड़ी गुजरती है तो आपसे भीख मांगते हैं, आज भीख मांगेंगे, कल शीशा तोड़ के आपको लौटेंगे। वो वाले बच्चे रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपसे भीख मांगता है। ये जितने बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, ये मेरा और आपका मुस्तकबिल है जो मुझसे और आपसे भीख मांगता है। जी शफीक साहब। थैंक यू सर। वो कश्मीर वाली बात पे क्या कहेंगी? कश्मीर पे जी मैं कहूंगी इस वक्त आप किसी पोजीशन में नहीं है कश्मीर पे कुछ भी करने पे। दैट इज द ऑनेस्ट ट्रुथ। एग्जैक्टली। लेकिन अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी तभी आएगी। मुशर्रफ को लोग बहुत बुरा भला कहते थे, वो स्टेटस को की बात करते थे। अगर स्टेटस को रह जाए ना तो वी विल बी ब्लेस्ड। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पे शोर बंद हो गया इंडिया का। गिलगित बल्तिस्तान पे शोर इसलिए बंद हो गया इंडिया का कि गिलगित बल्तिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इट इज चाइना helping you maintain your present geography. Otherwise, you would be in more trouble. Thank you. जी I'm sorry. I view आप में से कोई भी मुझसे बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकता है, बट ये मेरी डिडक्टिव नॉलेज है, डिडक्टिव वो है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एटलीस्ट इसी हवाले से, जिस तरह से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, या एक पर्सपेक्टिव जिसको नॉर्मली लोग जो है वो ठीक नहीं समझते, उसको दुनिया के सामने, इन तमाम लोगों के सामने रखा कि जी वी नीड टू लुक इनटू कि अमेरिका हैज हेल्प्ड अस प्रीटी मच अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड वी डिडंट डू व्हाट वी वर एक्सपेक्टेड टू। पैसे से आपको अमेरिका निकालने वाला है, या मेरी बात लिख लें। और यहाँ पे रहते हुए खास तौर पे कुछ लोगों से या जो इस डोमेन में प्रोफेसर वगैरह हैं उनसे डिस्कशन करते हुए भी
जो सिचुएशन है, अब देखें असल जो सारी का सारा जो लड़ाई है दुनिया में, जो झगड़े हैं, दे आर ऑफ आइडियोलॉजी। रूस के साथ भी आइडियोलॉजी का इश्यू था, चाइना के साथ भी आइडियोलॉजी का इश्यू है, और जो सो कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म है उसके साथ भी तो अमेरिका का आइडियोलॉजी का इश्यू ही है, और उसके बाद फिर सारे का सारा फाइनेंशियल जो है वो चीजें हैं। सो दे आर हैप्पी टू हेल्प where they can see change. You can see Korea. South Korea is one of the best examples of US investment and development. Whether we accept it as it is or not, you can see the Middle East now developing so rapidly, and all the technology and the support they are getting is from the Western world now. Yes, we provide the labor, but that's pretty much what we provide. Everything else is, and they are developing. So what we haven't been able to do is find a direction and going into so many things. Every adventure in our neighborhood is rooted, unfortunately, into our society. So right now we need to work on this one. And as far as US relationships are concerned, I personally wonder, why should US support? क्यों सपोर्ट करें उन सारी चीजों को कि जहां पे, फॉर एग्जांपल, Afghan women or girls not going to college is a much bigger debate and a concern for even a common person here than floods in Pakistan. And there is a reason for that, because it directly contradicts the values of education. So as she said, I actually wonder, why should the US even help? If it's not, it was for the nuclear assets that might end up with somebody else, that might endanger the world existence. That's the vibe, that's probably the notion here. People say that this is probably one of the reasons Pakistan will get helped. What do you think? Are there any other reasons for the world to help Pakistan with the actions of our leadership over the last 30-40 years? The world will help Pakistan, and I'll tell you why. This country's geography continues to be of relevance and importance. One, we have a military which is of huge use to the Western world and the Middle Eastern world. But if you think we have sovereignty, our sovereignty is hugely compromised. Pakistan is important for China because the Silk Route, which is much larger than Belt One Road Initiative, this China-Pakistan Economic Corridor is a front thing. So there are, I'm not saying that it's completely gone. There are a lot of factors, but I think the ill governance of the last 2 years has pushed Pakistan at least 10 years behind. मतलब इस वक्त हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को कम से कम 10-15 साल पीछे धकेला है और हमारे मसाइल खुलकर सामने आए। इनकी कमजोरियां भी इतनी अयां हो गई हैं अब कि इनसे चश्मपोशी अब मुमकिन नहीं है। इनके झूठ से अब चश्मपोशी मुमकिन नहीं है। So I think the buck has to, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की, the buck has to stop somewhere. It has to be the judiciary, it has to be Gate Jar, or it has to be the parliament. Because now change, whether good or bad, is inevitable. And the change is not always pleasant. So Pakistan is going to have a very tough change. That is, and in patient for a while. इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इमीडिएट है और वो है कि पाकिस्तान रेड से निकल आए और सरवाइव कर ले। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इसको शायद इस चीज के लिए अभी भी, इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, वी कैन डू इट। 2 ऑप्शंस हमें, मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए कश्मीर बहुत अहम है, 70 साल हो गए, आपने कश्मीर के लिए कुछ खास किया नहीं वैसे, बाय द वे, मसाइल खड़े करने के अलावा।
इंडिया ने उसमें कश्मीर को, जब उसके पास ताकत आई तो उसने बहुत अच्छा खेला। ठीक है जी, ये वो कड़वा सच है। तो मैं इस वक्त आपसे ये कहती हूँ कि आप इंडिया से ताल्लुकात अच्छे ना करें, आप इंडिया से ताल्लुकात फंक्शनल करें, फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे जब आप ऑफिस में जाते हैं ना, आपको हर कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं, बट यू हैव फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप। Pakistan right now needs a functional working relationship in the neighborhood and a realistic evaluation of its Afghan policy. It is, हम strategic vulnerability की बात, strategic depth की बात करते थे अफगानिस्तान में, हमारे पास आज अफगानिस्तान की तरफ से strategic vulnerability है। So we need to do a realistic analysis of our western borders and our alliances. इस वक्त इंडिया हमें क्या ब्लीड करेगा? हमें अफगानिस्तान ब्लीड कर रहा है। जो 1000 कट्स की आप बात करते थे कश्मीर में, वो 1000 कट्स की पॉलिसी ऑपरेशनलाइज की है इंडिया ने थ्रू अफगानिस्तान। रोजाना आपका कोई फौजी यहाँ शहीद होता है। आपका बलूचिस्तान नहीं सेटल हो पा रहा, आपकी भी गलतियां हैं, लेकिन पीपल कम इन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो a realistic analysis of the अफगान बॉर्डर, बाड़ लगाना बहुत जबरदस्त काम था। I salute the military to do it. आपको पता है बाड़ हमने कंप्लीट किया है, वो चाइना नहीं कंप्लीट कर पाया, वो कोई और मुल्क नहीं कर पाया, पाकिस्तान ने अपने वसाइल से लिटरली जाने खो के वो बाड़ कंप्लीट किया है। वो खटकता है अफगानियों को। तो बहुत मुश्किल सख्त फैसले हर फ्रंट पे करने की जरूरत है, हर फ्रंट पर। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपके बच्चे स्कूलों में ना जाएं। मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ जी। बांग्लादेश 100% प्राइमरी एजुकेशन, 100% प्राइमरी एजुकेशन। श्रीलंका 100% प्राइमरी एजुकेशन। हमारे यहाँ पता नहीं कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कोविड की वजह से जो बच्चे बाहर आए वो वापस नहीं गए, और अब माशी बदहाली की वजह से लोग बच्चों को स्कूलों से उठा के उनके हाथों में कपड़ा और पाना पकड़ा रहे हैं। ठीक जी। सैफुल्ला और उसके बाद आयशा और फिर बिलाल। सैफुल्ला वेरी क्विकली। जी सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह अपने रिलेशंस जो हैं वो रशिया, चाइना और यूएसए से मेंटेन कर सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम यूएसए से अच्छे रिलेशंस बनाएं तो हमें चाइना से रिलेशन ख़राब होंगे, या रशिया से बनाएं तो यूएसए से ख़राब होंगे, जबकि इंडिया इसको बहुत बेहतर कर रहा है हमसे? और इसी का मैम दूसरी साइड के जैसे जॉन पर्किंस की किताब है कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, और बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई हैं कि अमेरिका किस तरह लोअर डेवलप कंट्रीज के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करता है, सिविल वॉर स्टार्ट करवाता है। तो ये जो दूसरा फेज है इसको हम कैसे देखते हैं? जबकि पहले वाले में पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा गलतियां हमारी हैं, अमेरिका से ज्यादा यानी उसको हमने चीट किया है। तो ये मैम ये दोनों चीजों को जरा क्लियर कर दें। थैंक यू। पहली बात तो ये कि हम इस फाहम और खाम ख्याली से बाहर निकलें कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी उस तरह चला सकते हैं जिस तरह इंडिया चलाता है। इंडिया अब एक बहुत बड़ा मुल्क है, इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत है। उसकी इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, यूके की इकोनॉमी को टेक ओवर कर चुकी है। वो पावर हाउस बन रहा है दुनिया का आईटी में। ठीक है जी। तो इंडिया के पास लेवरेज है, ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, और वो उनको लेवरेज करता है। तो जितने भी लोग ये समझते हैं कि जिस तरह इंडिया की तरह फॉरेन पॉलिसी खेलने के लिए योर फ्लैग फ्लाइज एज हाई इन अदर कंट्रीज एज इट फ्लाइज इन योर ओन। हमारा झंडा सर नगू हो गया जी। बच्चे मर रहे हैं, लोग बच्चों को, क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप मुझे प्लीज बताइए। हम कुछ नहीं कंट्रोल करना, हम अपनी बच्चियों की इज्जतें बचा पा रहे हैं, ना औरतों के सरों पे चादर रख पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को तालीम दे पा रहे हैं, ना खाना दे पा रहे हैं। हमारी आधी जनरेशन स्टंटेड है भाई, स्टंटेड ग्रोथ।
हम किस बबल में मैं और आप रह के ये मुकालमे कर रहे हैं। शायद आप बहुत, आपसे हसरत के साथ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुकालमों से आगे कुछ करने का वक्त, मैं भी इसमें गुनाह में शामिल हूँ। और हमारी एलीट जो है ना, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। हम इतने कंफर्टेबल हैं अपने बबल्स में कि हम ड्राइंग रूम में बात करके समझते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। हम में से पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ड, कौन जाके वोट दे, इलेक्शन वाले दिन तो छुट्टी होती है। You have this attitude, you can't change this country. We have a very एक हमारी एक टॉप हमारी लीडरशिप सेल्फिश है, और फिर जो हमारी ये वाली एलीट है ना, जो इसकी वजह से उसको कोई ना कोई फैज मिला हुआ है, मुझे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिली हुई हैं, नौकरी पक्की है, तनख्वाह गिरेगी बैंक में, जब तक मुल्क चलेगा, जब तक मेरी तनख्वाह गिरेगी, पेंशन सर्कुलर डेट से ऊपर है, इस वक्त पेंशन सर्कुलर डेट से ऊपर है, हम पेंशन अब नहीं दे सकते लोगों, हम PIA 90 पता नहीं लाख के खसारे पे चला रहे। मतलब आप मुझे बताइए कैसे ये मुल्क चलेगा। आप 5 जो हमारी कंपनीज है ना, उनके खसारे देख लें, वापडा, स्टील मिल, PIA, आई थिंक ये 5-6 खसारे आप देख लें, और फिर आप मुझे बताइए, लेकिन आप प्राइवेट कर रहे हैं, और फिर उस पर सियासत और पॉलिटिकल स्कोरिंग देखें। तो मेरा ख्याल है कि दिस हिटमैन एंड दिस ऑल ऑफ दीज आर स्टोरीज फॉर कंट्रीज दैट आर कंट्रीज। वी आर कोलैप्सिंग। हम तो दुनिया के लिए अब सब, पाकिस्तान की अब न्यूसेंस फैली हुई है कि 22 करोड़ की आवाम अगर रडरलेस हो गई, लीडरलेस हो गई तो क्या होगा। ये कंसर्न है दुनिया का इस वक्त। मतलब आप क्या, फ्लड का सामान आया, आपने उसी पर दूसरा ठप्पा लगा के टर्की को अर्थक्वेक में भेज दिया। आपको एक औरत दुख में हीरो का हार दे गई, वो आपके कोई साहब अपने घर ले गए। हम क्यों नहीं सोचते कि ये सब चीजें हम करते हैं और हम फिर इन लोगों की लिए खड़े होते हैं, वाह वाह करते हैं, इनसे अवार्ड्स लेते हैं, इनकी दाफ्तों में जाते हैं, इनको सलाम करते हैं, क्योंकि हम सब इनसे फैज में जुड़े हुए हैं। ये जो हमारी मिडिल क्लास है ना, हम फैजियाब हो रहे हैं इससे, ये हमें फैजियाब करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये थिंकिंग मिडिल क्लास खड़ी हुई ना, फिर ये नहीं जम सकते। Sorry, Ji, I'm very disappointed with the way things are right now. I don't know if I'm answering the questions the way you would want me to answer them, but I really don't have anything pretty to say because I just met a few people. मेरी आज एक इंटरेक्शन था, एक जगह मैं बैठक में जाती हूँ जहाँ पे वो हमारे आपके जैसे उजले कपड़े में लोग नहीं आते हैं, और वहां मुझे कम से कम 7 लोगों ने बताया कि अब वो एक वक्त खाना खा रहे हैं। मतलब सुबह मीठी चाय पीते हैं, रोटी भी नहीं सुबह की अफोर्ड कर सकते, और रात का एक वक्त का खाना खाते हैं। 3 बच्चों को, किसी ने 3 बच्चों को स्कूल से हटा लिया, किसी ने 2 बच्चों को स्कूल से उठा लिया, लड़कियों को अब स्कूल नहीं भेज रहे, बीवी का इलाज नहीं करा रहे। मतलब मैंने पूरी शाम ऐसी कहानियां सुनी है, शायद साहब के बस मैं इस वक्त शायद कोई बात कह नहीं पा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि कोई और सवाल पूछ ले, लेकिन नहीं पूछा किसी ने अभी तक, तो मैं पूछ लेता हूँ। आपने जिक्र किया था कि अगर हम रिवाइवल की तरफ आज शुरू करें, तो मुझे ये बताइए कि आपके जहन में क्या स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 के, जिनसे हम रिवाइवल की तरफ अगर स्टार्ट करें तो वो स्टेप्स हम ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक शख्स के पास कोई एक जवाब है। I think we need to come together as a civil society and constitute several teams. Somebody has to take this initiative. The academics need to come together. The doctors come together. The engineers need to come together. मतलब for example हमें घर बनाने हैं, हमारे फ्लड से जितनी डिस्प्लेसमेंट है ये घर बनने हैं। हम वो मुल्क हैं जिसने
हमारे यहाँ पता नहीं 17 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, और हम कह रहे थे कि चाइना से पंप आएंगे तो हम पानी निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम पानी नहीं निकाल सकते, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? सो मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, बट मेरा ख्याल है कि हमें ये जरूर करना चाहिए कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं बिल्कुल इसके लिटरली कॉन्स्टिट्यूट टीम्स, और हम वो पॉलिसी निकालें और हम पब्लिश करें कि अगर ये नहीं हो रहा तो ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट आके कह रहे हैं, दे शुड कम आउट एंड टेल कि हमने कितनी गलतियां की हैं, कौन सी चीजें जिसे करना ही है। ये टैक्स regime जिसको ये लेके चल रहे हैं, ये फ्लॉड है, ये बायस्ड है, ये गलत है, ये एक्सप्लॉइटेटिव। यू नीड टू टैक्स रिलेशन। तो मेरा तो एडवाइस ये है कि लेट्स कम टुगेदर and make these teams publish these papers, create so much pressure that a response is imminent. हमारे पास अब कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये एक चला जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये फिर अपनी सियासी बका के लिए गलत माशी फैसले मुझ पर और आप पे थोपेगा, और कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद टाइम वी टुक थिंग्स इन आवर हैंड्स। जो हम इंटेलेक्चुअल प्रेशर जनरेट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। राइट में चीजें सामने, मतलब वो जो सफेद क्या कहते थे, व्हाइट पेपर आता है ना, आई थिंक द सिविल come out with white papers now. That's how I'm convinced. आप ले आइए, आप इलेक्शंस कर दीजिए, इमरान खान साहब आ जाएंगे। इमरान खान साहब 4 साल रह के गए थे, अगर उनका वक्त पूरा कर देने की उनको इजाजत होती, उनकी टिकट पे कोई खड़ा ना होता। उनका इतना बुरा हाल था, वो खुद ये कहते थे कोई टिकट नहीं मांगेगा। इन्होंने उनको भी वो बना, इसी तरह इन्होंने भुगती के साथ। ये कंसिस्टेंट हमारे यहाँ अपनी सियासी बका के लिए ऐसे फैसले जो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर उसमें एस्टैब्लिशमेंट इज। जी करिए बात। जी डॉक्टर उमा। बस मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें गेम है। एस्टैब्लिशमेंट अब अनफॉर्चुनेटली उसका हिस्सा बन गई। हमने ऐसे भी स्टेटमेंट्स, डॉलर के हवाले से हमने एक स्टेटमेंट सुना था, ठीक है ना जी। अब वो ISPR मुझे कहीं नहीं आती आजकल, तो दिख सुना है द न्यू एस्टैब्लिशमेंट हैज कट द ISPR टू साइज। ये भी मुझे सुना है, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, बट आई डोंट सी एनी स्टेटमेंट्स लेटली। ठीक। अच्छा, मुझे ये लगता है एक काम तो हो ही रहा है जो आपकी गुफ्तगू में भी है। मेरा भी यही ख्याल है कि कम से कम हमें सच बोलना चाहिए इस वक्त। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मतलब एक वो तासुर सा बनता है, जैसे यहाँ पे भी कुछ दोस्तों ने बात की कि ये बड़ा मतलब पेसिमिस्टिक है। मेरी बेटी थी, वो भी यही बात कर रही थी कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बड़ा पेसिमिस्टिक है। ये जितना भी डिसअपॉइंटिंग है, हमने अगर ठीक करना है तो हमें सच बोलना पड़ेगा, सच को मानना पड़ेगा। ये बोलना बड़ा मुश्किल का, हाँ मुश्किल है, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमने झूठ बोल बोल के अपने आप को खुद फरेबी का जो शिकार किया है, हमने तमाम इदारे तबाह कर लिए हैं। ये डॉक्टर मानस साहब यहाँ पे हैं, कायद आजम यूनिवर्सिटी का हम रोना रो रहे थे आपके आने से पहले। हमने बहुत फंक्शनल जो बड़े अच्छे हमने तबाह कर दिए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो पूछना चाह रही थी कि कायद आजम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? हॉस्टल खाली, मतलब ब्लैकआउट ऑन द मीडिया। ये अभी आपके आने से पहले डॉक्टर अमानत साहब अगर हैं तो उनके साथ हम इस पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लें, मेरा ख्याल है काफी देर से आयशा भी इंतजार में है और बिलाल जी। आयशा वेरी क्विकली, और उसके बाद बिलाल और फिर डॉक्टर एजाज साहब। जी आयशा। क्वेश्चन ये कि मैम ने बात की थी कि पाकिस्तान को मतलब चाइना ने गोद नहीं लिया, सपोर्ट किया था, तो USA ने गोद लिया। तो मैम क्या आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान को हमेशा कोई ना कोई कंट्री गोद ही लेगा तो पाकिस्तान स्टैंड कर पाएगा?
पाकिस्तान इस काबिल मतलब कभी नहीं हो सकता कि वो खुद स्टैंड कर सके वर्ल्ड में? हमें क्यों देखना पड़ रहा है अदर कंट्रीज की तरफ हाँ, कि वो हमें okay, गोद ले? Aisha Khan Sahiba, that's a very good question. But you know, somehow एक ट्रेजेक्ट्री जो है वो मुल्कों की बन जाती है। तो हमारी ये ऐसा नहीं है कि हमने इंडिपेंडेंट फैसले नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट, गेट क्रैश द न्यूक्लियर क्लब, वो एक मुश्किल इंडिपेंडेंट फैसला था। एंड उसके बाद पाकिस्तान ऑल्सो हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सैंक्शनड अलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो एक मैं भूल गई थी, एक हम मोस्ट सैंक्शनड अलाई भी थे। And those sanctions changed overnight when 9/11 happened. Right? So Pakistan is used to silver bullets for itself. वो एक ट्रेजेक्ट्री हमारी अनफॉर्चुनेटली बन गई है। मैं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन शब्बर जैदी बड़े मजे की बातें करते हैं, तो मैं उनके साथ एक डिस्कशन में थी, तो कहने लगे, उनसे भी सब लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि भाई माशी तौर पे किस तरह हम इस मसला से बाहर निकलेंगे। तो कहने लगे कि मैं सोचता हूँ कि वाहिद पाकिस्तान के लिए इस वक्त ऑप्शन, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली, कहने लगे दुआ करें इंडिया और चाइना की जंग हो जाए तो शायद पाकिस्तान का कोई फायदा बन जाए। So you see, we thrive on a conflict. Twice we thrived on when US went into conflict. Once with Russia and then with Al-Qaeda. So we thrive on conflicts. So that as a survival strategy was bad to begin with. और फिर हमने अपने आप को चाइना के साथ कन्वर्ज करके सोचा कि अब चाइना हमें बेल आउट कर देगा। China plays on a different pitch. And China refuses to pour money down a bottomless bucket, you know. And that is what Pakistan is used to too. Dollars being poured down for various reasons down a bottomless pit. Now the pit is empty. ठीक। का सबसे बड़ा मसला क्या है? डॉलर गैप। एक लफ्ज में अपनी मईशत को अगर मैं समझाऊं या आप समझाएं, या बहुत सारे मईशत दान भी बैठे होंगे, इट्स द डॉलर गैप। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ज़मीर जाफरी साहब थे, एक शायर थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो उनका शेर मुझे याद आ गया आपकी गुफ्तगू से। तो जो आयशा ने सवाल किया, तो उनका एक शेर था, ब्रेज़नेव थे उस वक्त रूस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल को आसान कर, यारब ब्रेज़नेव को मुसलमान कर। तो हमारी तो अप्रोच इसी तरह रही है हमेशा कि भाई कोई आसान सा तरीका निकल आए। इस इंतजार में है। मतलब मैं एक दो जगह थी जहां हमारी बहुत एलिक्वेंट फॉरेन मिनिस्टर और हमारी बहुत एलिक्वेंट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट जो थी, वो बात कर रही थी क्लाइमेट सपोर्ट के लिए दुनिया से, और उनका टोन, लहजा, थ्रस्ट यही था कि अब फ्लड्स हमें बेल आउट करा देंगे इस माशी मसले से। तो फ्लड्स के लिए पैसा आया, हाथ हुआ कि भाई वो पैसे पाकिस्तान की मईशत के लिए नहीं आए थे। ठीक है। और मतलब जो इस पे जश्न बनाने वाले थे, क्या वो इतने नाइव थे? क्या आपको वो बॉन कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए नहीं याद? जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसों का वादा करती है और जब तक वो पैसे आप तक पहुंचते हैं और जितने पैसे आपके पास बचते हैं और वापस कंसल्टेंट्स को चले जाते हैं उन्हीं के मुल्कों में, ये कहानियां तो खुली किताब है अब। बिल्कुल ठीक। तो हम और हमारे सियासतदान ऑप्टिक्स पे जीते हैं। ऐसे ही है। स्कूल बनाना नहीं आता तो फ्लाईओवर बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिलाल और फिर डॉक्टर एजाज अहमद जी। बिलाल आप नहीं हो तो डॉक्टर साहब फिर आप सवाल करें। जी बिलाल सरफराज साहब हैं शायद। जी बिलाल सरफराज जी। बिलाल आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच जी मैम, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वक्त सच बोलने से ज्यादा सच सुनने के लिए जरूरी है।
अगर हम सच सुनने की कुवत रखेंगे तो हम सच बोलेंगे। और अभी रिसेंटली जो मैंने एक बुक पढ़ी है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री लिवन की, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना माड़े हालात में नहीं है। 75 साल से पाकिस्तान के हालात ऐसे ही थे, तो पाकिस्तान सरवाइव करता है। फिलहाल कुछ ये चीजों किताब में पुरानी मेरा हो गई है। किताब तो अच्छी सर, है, इसके थोड़ी बाद मैं पुरानी। अभी लेकिन सर इलीट पॉलिटिक्स भी पढ़ने, अभी इसी के साथ अच्छा, मैं इलीट पॉलिटिक्स भी पढ़ रहा हूँ ना, तो चीजों को हाँ, समझ लग रही है। ठीक शायद है। बिलाल आपने मेरे से पाकिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन सरदार के घर में स्विमिंग पूल है। हाँ जी जी मैम, मैं वही कह रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं इलीट पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, तो जो आपने बात की लाइटर नोट पे, मैं अच्छा, उसको फिलहाल बड़ा आपका सवाल क्या है बेटा? और भी क्वेश्चंस है, आपका मेरा सवाल सवाल सर था कि जिस तरह भारत कर रहा है, उसने रशियन वो जबकि अमेरिकन ब्लॉक में, लेकिन वो रशिया से हेल्प ले रहा है, कोई उसको इशू नहीं है। पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा या अच्छा, क्यों फिलहाल नहीं इस पे ले बात सकता? हो गई है, इस पे बात पहले भी हुई है, मैं इस पे बाद में बात कर लेंगे। देखिए, हमारी चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं। अब इंडिया की बात ना करें, इंडिया के पास बहुत सी चॉइसेस हैं, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ये जितना बात नहीं पहले है हो चुकी है। जी सर हम डॉक्टर एजाज साहब, जी डॉक्टर एजाज। जी थैंक यू वेरी मच। सवाल करने का मेरा बड़ा इरादा था, लेकिन यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहबा, हुमा साहबा बड़े कर्ब से और बात कर रही हैं, तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी अपनी एक बात शेयर करूंगा कि हमारा भी आज एक मेहनत कश तहरीक के नाम से एक कर रहे हैं। तो आज एक मीटिंग थी, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप मीटिंग वगैरह का आप कोई टाइम नहीं है, वी शुड अरेंज सम डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज की है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हम मिलके हमने कमिंग आने से उससे आगे आने वाले संडे को हमने प्रेस क्लब के सामने डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज की है कि ये सारे जो हालात हैं इसके ऊपर हम अपने सारा वहाँ बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही अब हल है कि हर आदमी जो बाहर निकल आए। मसलन अब मैं सोचता था लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, भाई हम लोग हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए। ठीक, आप मुझे तो बताएं ना, बात है वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और आपके पास 27 गाड़ियों की प्रोटोकॉल है, आप पास कैसे आती है? ठीक जी यही ये चीज जो है ये अब हमें सबको मिलके बाहर कहनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं। जिस जी बस लड़काना इतनी में सी जी सिर्फ होल्स हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, आप तो गाड़ियों में वहां दंदनाते हुए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तशवीशनाक सूरत हाल है। जी हाशिम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस पेपर में अभी आजकल जो बुक जो है स्टडी चल रही है वो है मेरे सीक्रेट पेपर्स, जो सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल डीक्लासिफाइड पेपर्स ऑफ द बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। अफगान वॉर के शुरुआ ये 2022 में पब्लिश है, 2022 में मेरा ख्याल तो अफगान वॉर की जो है अफगान उन्होंने जी आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी कट रही है बीच में हाशिम। ओके, मैं शाहिद जी ने आपसे आप देखें आवाज कुछ बेहतर है? हाँ बेहतर है, बेहतर है। अच्छा जी जी ठीक है, मैं दोबारा बात करता हूँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आजकल जो मैं बुक स्टडी कर रहा हूँ वो है ये सीक्रेट पेपर्स जो कयूम निज़ामी साहब ने पब्लिश की है, जो कि डीक्लासिफाइड पेपर्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए के। उसमें होशरुबा जो है इंकशाफात सामने आए हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मई 2022 की पब्लिश की गई है इल्म और इरफान पब्लिशर्स की तरफ से। तो अब उसमें तो मैडम अमेरिका की और सीआईए की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में है, सिकंदर मिर्जा साहब के ज़रिए और सीआईए के ज़रिए, और उसमें मतलब लेकिन हमारे ये पहले वज़ीर आज़म के कत्ल से लेके सारे मामलात ऑनवर्ड, वो तो मतलब
हाशिम, आपकी कलामी हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं, ये आपको तो डिक्लासिफाइड पेपर्स मिल गए ना, आपने पढ़ लिए ना? हमूदुर रहमान रिपोर्ट आई, ओजडी कैंप आया, पूरी आपकी लीडरशिप उड़ गई ज़ियाउल हक वाली। ज़ियाउल हक से इख्तिलाफ अपनी जगह, लीडरशिप तो आपकी एक वक्त में खत्म हुई थी ना। ये तो उनके पर्चे तो डिक्लासिफाई हो जाते हैं ना, तो मैं और आप सवाल उठा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ डिक्लासिफाई होता है? आपको पता है हमारे यहाँ हिस्टोरिकल आर्काइव्स में भी एक्सेस नहीं है रिसर्चर्स को। ठीक है, तो फिर कोई रिसर्च नहीं होती। एक मैन्युफैक्चर्ड थॉट प्रोसेस है, एक मैन्युफैक्चर्ड सोच है जो मेरे और आपके ऊपर थोपी जाती है मुस्तकिल। अमेरिका तो अपने मफाद के लिए खेलेगा, क्यों? वो आपके मफाद के लिए क्यों खेलेगा? वो बिल्कुल अपने मफाद के लिए खेलेगा। आज भी अपने मफाद खेल रहा है। आप किसके मफाद के लिए खेल रहे हैं? क्या हम इसका हक सच जवाब दे सकते हैं? पाकिस्तान आज किसके मफाद के लिए खेल रहा है? क्योंकि अपनी आवाम के लिए तो नहीं खेल रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी इन्होंने भी जिक्र किया वो जो लियाकत अली खान की असैसिनेशन के हवाले से डिक्लासिफाइड पेपर्स में, मैंने वो पढ़ा है, वो केबल जिसमें इसका जिक्र है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, जो मैंने पढ़ा है। इस पे थोड़ा क्लियर कीजिएगा मुझे। मेरा तासुर ये है कि वो जो डिक्लासिफाइड पेपर था उसमें एक अखबार को, वो एम्बेसी ने जो केबल भेजा है, उन्होंने एक अखबार को रिपोर्ट किया कि इस अखबार ने ये खबर दी। वो कोई खान साइफर जो लोकल अखबार था, उसने ये कहा कि लियाकत अली खान की असैसिनेशन जो है वो अमेरिकन ने करवाई है। अच्छा, वो एम्बेसी ने वो अखबार जो था उसको कोट किया और वो उन्होंने केबल जो था वो भेजा। इसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है कि ये जो क्लेम किया जाता है ना कि इसका एविडेंस मिल गया और डिक्लासिफाइड पेपर में ये एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया कि अमेरिका ने लियाकत अली खान को असैसिनेट करवाया था। इस केबल के अलावा मेरे इल्म में तो और कुछ नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो मुझे I am not in a position to comment on this, but I just know, देखिए उनके भी तो कैनेडी मारा गया था ना, ठीक है? उनके इम्पीच कैनेडी मारा गया था, निक्सन ऑलमोस्ट इम्पीच हुआ था, क्लिंटन ड्रामा हुआ था। इट्स नॉट द होल ट्रम्प प्रेसिडेंसी। ये नहीं होता कि अपहीवल्स नहीं आती, अपहीवल्स आती हैं, बट देन आप अपने आप को पटरी पे दोबारा ले आते हैं। मेरा दुख ये है और हमारा ये साझा दुख है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पटरी पे चढ़ नहीं पा रहा। ऐसे ही है। बस ये मेरा आपका साझा दुख है। मेरा ख्याल है ये हमारा आपका साझा दुख है। और अमेरिका, मतलब आप कब तक, हाउ लॉन्ग विल यू ब्लेम अदर पीपल फॉर योर वोज? बंगालियों और इंडिया ने मिलकर, बंगालियों ने बगावत कर दी, इंदिरा गांधी ने मुल्क तोड़ दिया। कभी तो पूरा सच बोलें कि आपने क्या किया। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब फिर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, माजरत के साथ जो डिफरेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, उसमें भी यही माइंडसेट है। तहरीक खिलाफत का फेलियर जो है वो हम गांधी को एट्रीब्यूट करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस जो है वो हिंदू उसातिज़ा जो थे वहाँ पे उनको हम ब्लेम करते हैं, और यही अभी तक हम पढ़ा रहे हैं। तो ये माइंडसेट तो हमने थ्रू टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया है। कह रहे हैं बलूचिस्तान में इंडिया गड़बड़ करा रहे हैं, वो माइंडसेट में कहीं कोई तब्दीली नहीं आई है। वी आर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि हमारी भी बड़ी ब्लंडर्स हैं बलूचिस्तान में, और हमें बलूचिस्तान के नीचे दबा हुआ जो क्या कहते हैं मादनियात तो नजर आती हैं, पर उसकी जमीन चलते हुए इंसान नहीं नजर आते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक कह रही हैं। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैंने भी उनका वो देखा है। हाँ, मुजीब साहब पूछना चाह रहे हैं सवाल। जी मुजीब। सर मैं बेसिकली ये पूछ रहा था, जब मैडम ने कहा ना कि जो बॉर्डर हमने ड्यूरन लाइन पे वो बाढ़ मुकम्मल कर दी है, वो अफगानियों को कटकती है,
तो क्योंकि मैं भी वहां से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैडम बॉर्डर के इस पार भी कुछ लोग हैं जिनको स्टेट ने कभी ऑन किया ही नहीं, उनको भी ये लाइन बहुत खटकती है। तो क्या बिल्कुल आपको नहीं लगता कि हमें पहले उन लोगों को ऑन करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ खड़े हो, कल को हमें ये ब्लेम ना करना पड़े कि अफगानियों की वजह से ये लोग हमसे दूर चले गए। और दूसरी बात, मैं दूसरा क्वेश्चन शायद फिर मुझे मौका ना मिले, वो हाँ ये है बताइए। कि हमारा ज्यादातर स्ट्रेस यहाँ पे एलीट पे तो था मैम, लेकिन जिनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट आउट करना चाहिए वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिस सब का जिम्मेदार अगर पॉलिटिकल बार्गेनिंग हुई है या पॉलिटिकली लोगों को मैनिपुलेट किया गया है, तो बिहाइंड ऑल दिस देयर इज नन बट मिलिट्री। देखिए मैं आपके व्यू की बेइंतहा इज्जत करती हूँ, बेइंतहा हर पॉइंट ऑफ व्यू की। आप वहां से आए, वहां आपने एक सूरत हाल देखी है और आपकी ये सोच और परसेप्शन बनी है जो हमारे बहुत यंग लोगों की। दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि हमारी अफवाद से या हमारी स्टैब्लिशमेंट से गलतियां नहीं हुई, बिल्कुल हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बात कहने में इस वक्त कोई इबाम नहीं है कि अगर इस वक्त आपकी ये इंस्टीट्यूशन इस तौर ना होता जिस तौर है, तो आपका हशर इराक से भी बुरा होता। The only institution that keeps Pakistan intact, I'm sorry, is the establishment. And that is why it is constantly attacked. So we need to make a very conscious effort कि जब हम उसका हिस्सा बनते हैं तो कहीं हम अपना नुकसान तो नहीं कर जाते। मुझे ये बात मुझे लगता है बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी, लेकिन प्लीज इस पर 2 लम्हे के लिए सोचिएगा जरूर। इराक में उन्होंने तबाह की फौज पहले बाय डिजाइन, एंड देन दे अटैक्ड इराक। अमेरिका ने एक फौज खड़ी की अफगानिस्तान में, and it came down like a house of cards with the Taliban onslaught. मतलब तालिबान क्योंकि अमेरिका के साथ साजबाज में थे, वो काबुल से बाहर खड़े रहे क्योंकि उनसे कहा गया था काबुल में ना आना। लेकिन जब वो गनी भाग गए और वो पूरी कोलैप्स हो गई और पंजशीर में कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुई, सो मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारी, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑन थ्री प्रोंग वॉर, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर एंड इंटरनल वॉर। और सबसे ज्यादा जो हमारी इस वक्त शहादतें होती हैं वो इंटरनल वॉर पे और अफगान वेस्टर्न बॉर्डर पे होती है। एंड वी आर एबल टू कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो मुझे भी बहुत इश्यूज हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हम सबकी तरह, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि it is an institution that is keeping Pakistan intact. There are huge blunders and huge problems, and this institution has grown at the cost of other institutions, and our civil military relations need to be assessed, reassessed, revisited, reviewed, whatever, but the fact remains this. तो मुझे नहीं पता आप मेरी बात से agree करेंगे या नहीं, लेकिन ये मेरा point of view है। Okay, ma'am. और करप्शन सिर्फ सियासतदानों में और ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट में भी बहुत करप्शन है। तो जो एड्रेसल ऑफ करप्शन है वो हम में भी करप्शन है। हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ाते ही नहीं, कहीं करप्शन नहीं है, तनख्वाह जेब में डाली और घर चले गए, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको निकाल नहीं सकता। ये भी तो करप्शन है यार। मतलब मैं प्राइवेट वही उस्ताद 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा के 3 जगह से तनख्वाह उठाता है, और जहां का वो मुलाजिम है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का, वहां वो क्लास में नहीं जाता क्योंकि वहां की तनख्वाह तो उसकी कोई रोक नहीं सकता, फिर तो हड़ताल हो जाएगी। तो क्या मैं और आप करप्ट नहीं है?
सॉरी जी, आई थिंक and Shahid, I also have to go. मुझे इजाजत मिल सकती है? I'm sorry if I've disappointed you, but I just think it was a bad day. Madam, it was a wonderful talk with you. I think few people have the courage to talk so blunt and so straight. Thank you so much for your point of view. You are human. Thank you. I can't hear you, Shahid. Shahid, आपका माइक म्यूट है। हाँ, मैं ऐसे ही बोलता रहा, मैंने देखा ही नहीं उसको कि माइक मेरा बंद था। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इस्लामाबाद बैठ के जी आप आइए तो जरूर आप मुझे बताइएगा, हम यहाँ पे भी आपके साथ कोई निश्चित रखेंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा सबके सामने कि आपके साथ ये स्केड्यूल करना सबसे आसान था। जितने हमने आज तक स्केड्यूल किए, ये 2-3 हरफों में बात हो गई और कुछ डिटेल्स भी नहीं थी इसकी। तो थैंक यू वेरी मच। जब आपने कहा साथीजा के साथ नशिस्त है तो फिर तो इनकार कर ही नहीं सकते। हनी वो बड़ी आसानी से हो गया था, उसमें कोई डिटेल्स नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बाकी दो